नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर होंगे। देखिए, आज है 20 अगस्त और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हमारा टारगेट क्या है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो गांव के एक अंतिम पायदान पर जो बैठा हुआ जो विद्यार्थी है, जिसको कोई बेहतर कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, उसको एक बेहतर कंटेंट देना और करंट अफेयर्स के हर उस सेगमेंट से उसको रूबरू कराना जो उसकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक क्या है। लेकिन उसके पहले, अगर आपका लक्ष्य आरओ मुख्य परीक्षा का है, यानी कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बैच चल ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है, रन कर रहा है। अभी उसका एडवर्टाइजमेंट आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले, अगर इस बार क्या एग्जाम में आप लोगों को अगर मार्क्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे नए बैच में एनरोल हो सकते हैं, यानी कि जो नई वैकेंसी आपकी आने वाली है 2026 में, ठीक है, आरओ की, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, उसके लिए अभ्युदय बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त से। इस बैच में आप जुड़िए, प्री प्लस मेंस टेस्ट सीरीज आपका क्विज आपका और बाकी मेंटरशिप गाइडेंस सब कुछ आपको मिलेगा। उसके लिए आप अभ्युदय लिख करके जो है इस दिए गए नंबरों पर आप जो है भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैसेज का इंतजार जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, इसलिए आपको रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है, लेकिन रिप्लाई का वेट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले आप लोगों से हमने पूछा था विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया था, आप सभी लोगों ने इसका एग्जैक्ट उत्तर सही बताया था, ठीक है। आइए अब आते हैं आज के पहले पॉइंट पर, यानी कि पहला टॉपिक हमारा क्या है कि फॉक्सकॉन ने अपने नए बेंगलुरु फैक्ट्री में आईफोन 17 का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। और यह भारत के लिए बड़ी बात है अपने आप में, है ना। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज और एप्पल की प्रमुख सप्लायर फॉक्सकॉन ने, इसका नाम याद रखिएगा, फॉक्सकॉन का, फॉक्सकॉन ने अपने नए बेंगलुरु फैक्ट्री में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि कंपनी का नाम क्या है और कहां पर जो है उसने अपना उत्पादन शुरू किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस फैक्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये अपने आप में, या चीन के बाहर चीन के बाहर फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और लगभग जो है $2.8 बिलियन, यानी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की गई है। बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। तो फॉक्सकॉन की ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जो है बेंगलुरु में भारत के जो स्थापित की गई है, यानी कि चीन में नंबर 1 और चीन के बाहर नंबर 2 पे है, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट, ये उपलब्धि है अपने आप में भारत के लिए, इसलिए ये चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, देवनहल्ली स्थित बेंगलुरु यूनिट अब फॉक्सकॉन के चेन्नई प्लांट के साथ साथ चालू हो गई, जहां आईफोन 17 का उत्पादन भी चल रहा है। या पिछले साल लगभग इसी समय सीमा में आईफोन 16 सीरीज के स्थानीय उत्पादन के बाद है, जो इसके वैश्विक और भारत में लॉन्च से पहले था। भारत के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। 2025 की पहली छमाही में आपूर्ति सालाना 21.5% बढ़कर 5.9 मिलियन यूनिट हो गई है, जिसमें आईफोन 16 सबसे अधिक शिप किए गए जाने वाले मॉडल के रूप में उभरा है। आज जानते होंगे आईफोन का जमाना है, आज आप लोग आईपैड, आईफोन और बहुत सारी चीजें आप लेते होंगे। शौक है, हालांकि सिक्योरिटी रहती है थोड़ा, नो मैटर कि इसमें चीजें कैसी हैं क्या हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में एप्पल निश्चित तौर पर बढ़िया है। लेकिन मुझे कोई बहुत बड़ी इसमें कामयाबी नजर नहीं आती है। ये सब पैसा मुझे लगता है वेस्ट है अपना, इतनी बड़ी इतना बड़ा 70-80 हजार का फोन चलाना अपने आप में मुझे बहुत मतलब लगता है कि नहीं सही है, ठीक है। मुझे लगता है एक एंड्रॉयड 15-20 हजार का अगर फोन कोई है आपके पास है, ठीक है, इसमें ठीक ठाक कैमरा बाकी फंक्शन है तो ठीक है। रही बात सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में आप कुछ ऐसा काम मत करिए जिससे आपको डर हो, है ना। कुछ ऐसा, भाई फोन अगर क्लीन है आपका, बेहतर है, ट्रांसपेरेंट है, फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो दिक्कत हो जाए आप गलत काम करते हैं, गलत काम मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, बाकी कोई कैसी भी कंपनी हो, साइबर सिक्योरिटी वाला जो मामला होता है ना, वो खतरनाक होता है। वहां पर सेंधमारी हो ही जाती है किसी ना रूप में, है ना। बड़े बड़े जो है एजेंसी जो होते हैं, उनके वेबसाइट हैक हो जाती हैं, उनके फोन हैक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मामला बहुत खतरनाक है। खैर, एनीवेज, फॉक्स, अब इस पर आपको उत्तर बनाना है, मेरे प्रश्न का उत्तर देना है आपको। फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु फैक्ट्री में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू किया है, बिल्कुल सही बात है। यह फैक्ट्री चीन के बाहर फॉक्सकॉन की सबसे बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नहीं, सबसे बड़ी नहीं है, नंबर 2 की है। तो ये यहां पर कथन क्या हो गया, रॉन्ग। ये सही है, केवल एक सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि बाहर दूसरी सबसे बड़ी बनी गई है ना बेंगलुरु में, ठीक है, ए इज द राइट आंसर।
थायु मानवर थित्तम योजना, ये अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, अपने आप में अच्छी योजना है। और इस तिथि को जो है 12 अगस्त को जो है इसको एमके स्टालिन जो कि सीएम है तमिलनाडु के, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लक्ष्य समूह क्या है इसका सॉरी जो लक्ष्य समूह है वो 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को राशन सामग्री सीधे उनके घर पर पहुंचाना है। सिंपल सी बात है, जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनके घर में कोई नहीं है, या जो दिव्यांग हैं, उनको अनाज लेने आदि में दिक्कत होती है, तो उन्हीं दिक्कतों का सामना उनको ना करना पड़े, उनकी सुविधा के लिए दरअसल तमिलनाडु सरकार ने वृद्धों के लिए उनके घर में सीधे राशन पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। अच्छी योजना अपने आप में निश्चित तौर पर। लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो पूरे स्टेट में 21.7 लाख लोगों को इस योजना से जुड़ने का फायदा मिलेगा अपने यहाँ पे, यानी कि लगभग इतने लोग वहां पर वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए तमिलनाडु चर्चाओं में तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। मुख्यमंत्री यानी कि सीएम वहां के एमके स्टालिन जी हैं। राज्यपाल आरएन रवि हैं। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी तमिलनाडु माना जाता है। और अगर सीमावर्ती राज्य के बारे में बात करें तो केरल इसके पश्चिम में है। तो अगर बात करें कहां पर है केरल, इसके देखो पश्चिम में, ये तमिलनाडु का मैप दिखाई पड़ा होगा, केरल इसके पश्चिम में दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिएगा एक बात, आप लोग अपने घरों में मैप तो जरूर लगा के रखते हैं। सबके घर में जितने स्टूडेंट होते हैं, खासकर इलाहाबाद में जाएंगे, प्रयागराज में जाएंगे, दिल्ली में, तो सबके घरों में मैप वर्ल्ड का और इंडिया का जरूर रहता है। लेकिन कितने लोग उस मैप को देखते हैं, यह सबसे अहम है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि घर में सिर्फ स्टिकी नोट चिपकाने से, मैप लगाने से आपकी तैयारी नहीं होती है। जो काम करिए उस पर जो है अपनी चीजों को बेहतर ढंग से करने का प्रयास कीजिए। तो मैप में कोई भी जानकारी जब रहा करे तो उसको देख लिया करिए। जैसे तमिलनाडु चर्चाओं में है तो उसकी सीमावर्ती राज्य क्या है इसको आप देख लिया करिए। कर्नाटक उत्तर पश्चिम में है, तो कर्नाटक की अगर बात करें तो ये कर्नाटक देखिए उत्तर और ये पश्चिम, तो कर्नाटक इसके उत्तर पश्चिम में है तमिलनाडु के। और आंध्र प्रदेश इसके उत्तर में है, ये देखिए आंध्र प्रदेश, ये इसके क्या हो जाएगा उत्तर में। बाकी यहां पर आप लोग देख पा रहे क्या क्या कहां कहां कैसे कैसे, ठीक है। और इसी से लगा हुआ श्रीलंका भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए, तो ये आपके लिए कई बार क्या होता है, सीमावर्ती राज्य या सीमाओं से लगे हुए राज्य या सीमाओं से लगे हुए देश, इनके बारे में जानकारी अक्सर पूछता है। तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से किया करिए आप लोग, है ना, नहीं तो फिर जीवन गुलगप्पा हो जाएगा, क्या कीजिएगा फिर। चलिए क्वेश्चन बताइए। थायु मानवर थित्तम योजना 12 अगस्त 2025 को शुरू की गई है, ठीक बात है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को घर घर राशन पहुंचाना है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही योजना है, सही बात लिखी है, दोनों कथन सही, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, 2 दिवसीय आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन यानी कि इमरजेंसी लाइफ सेविंग कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में जो है जो एम्स है उसके द्वारा यह आयोजित किया गया है, यानी कि 2 दिवस का ये अपने आप में जीवन रक्षक सम्मेलन था। कारगिल जिला अस्पताल लद्दाख में जो है इसको आयोजित किया गया, नोडल एजेंसी के रूप में एम्स दिल्ली था, ठीक है। कब से कब तक हुआ ये? 17 से 18 अगस्त 2025 के मध्य तक हुआ है। समय की विषय वस्तु क्या थी? जीवन रक्षा में, यानी कि थीम क्या थी इस पूरे सम्मेलन की? थीम थी जीवन रक्षा में प्रत्येक सेकंड महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप कभी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और अक्सर रोड एक्सीडेंट में क्या होता है कि व्यक्ति एक्सीडेंट से नहीं मरता है, बल्कि जो उसको मिलने वाला जो इलाज है उस इलाज के ठीक से ना मिल पाने की वजह से या तो झोला छाप डॉक्टर के पास चला जाता है पेशेंट, या फिर सही टाइम पर नहीं पहुंचाता है। और एक दिक्कत, विडंबना हमारे यहां पर भारत देश की यह है कि जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है या कोई दिक्कत ऐसी होती है तो लोग उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बना रहे होते हैं। ये सबसे नीच, सबसे घटिया और सबसे बहुत ही, मतलब मैं इसको क्या शब्द बोलूं उसके लिए, बहुत खराब आदत है। आप कोई स्कूटी से गिर गया धड़ाम से तो आप उसका करने लगे। अच्छा, एक बात मजेदार बात है, अगर स्कूटी से 2 जन जा रहे हैं भाई साहब, मजेदार बात देखिए कि विडंबना क्या है देश की, ठीक है। ये रोड है, ठीक है, ये क्या है? रोड है। आप देखो जरा, रोड के एक तरफ जो है क्या हो रहा है, एक स्कूटी है, ठीक है, इस स्कूटी पर एक महिला बैठी हुई है, ठीक है, बढ़िया बाल बाल संवार के जा रही है, ठीक है, स्कूटी से। हेलमेट नहीं लगा रखा है इन्होंने। आजकल हेलमेट कहां लगाते हैं ये वालों? नहीं लगाते हैं, महिला पुरुष दोनों लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। बड़े खास है, फराटे भरेंगे और एकदम से ऐसे उसका कान ऐठेंगे, ऐसे लगेगा कि बस अब तो सीधे पहुंच गए इंद्रधनुष, वहां पर इंद्र भगवान जी के पास। नहीं, तो स्कूटी है, अब ये जा रही है मैडम, ठीक है, स्कूटी पर बढ़िया तेजी फराटा भरते हुए। अब कुछ अचानक से आया, धड़ाम से गिर गई नीचे, धड़ाम से नीचे गिर गई। एक ये भी स्कूटी है, इधर भी एक, इधर फीमेल है और इधर मेल है। अब ये भी स्कूटी पर बैठे हुए हैं बढ़िया से, समार के बाल बाल, गाना हेडफोन
कान में ईयरबड्स लगा रखा है, अता पता नहीं अगल बगल क्या हो रहा है, बस रोड दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि रोड एकदम हवा में है, इनके एकदम फराटे मारेंगे, आगे जो आए हुआ धड़ाम से गिरे परे, कोई उनको मतलब नहीं है, ठीक है। बिना हेलमेट के भाई साहब जा रहे हैं, ये आए, इनका भी गिरे, ये धड़ाम से नीचे गिर गए, धड़ाम से चलो नीचे गिर गए, ये भी मैडम गिर गई धड़ाम से नीचे। अब ये रोड है, रोड पे जा रहे हैं लोग। अब जो लोग होंगे क्या करेंगे, ये मैडम गिर गई तो इनको उठाने के लिए पूरी भीड़ आ जाएगी, अरे मैडम 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 प्लीज प्लीज प्लीज, क्या कैसे गिर गई, उठाओ 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 उठाओ। इनकी स्कूटी नहीं स्टार्ट होगी, एक बार किक मारा इन्होंने, नहीं स्टार्ट हुआ, जैसे ही एक किक मारा मैडम जी ने, स्कूटी नहीं स्टार्ट हुई, दूसरे जने आ गए, मैडम क्या प्रॉब्लम है, स्कूटी उनकी स्टार्ट करने लगे। भले ही एक ही स्कूटी एक किक के बाद दूसरी किक पे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सामने वाले दुकान के भाई साहब हैं या कोई और अन्य भाई साहब हैं, रोड पे जा रहे हैं, देखा कि मैडम ने एक किक मारी, नहीं स्टार्ट हुई, मैडम क्या प्रॉब्लम है, अब मैं स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट कर देंगे। ये भाई साहब इनकी चाहे स्कूटी खराब हो जाए, दग जाए, चाहे पंचर हो जाए, इनकी मेल है जो लड़के हैं ये, ठीक है, ये पलट जाए, उलट जाए, मुंह फूट जाए, कुछ नहीं, गिर जाए, कोई नहीं आएगा इनको बचाने, ठीक है। वीडियो बना लेगा, हालांकि वीडियो इनका बनाया जाएगा, लेकिन इनके चांस ज्यादा होंगे। या कोई खास व्यक्ति जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, रात का समय है, यह है, लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये खराब विडंबना हमारी है, देश की है ना। जब भी कोई रोड एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति आपको दिखे तो डेफिनेटली उसकी मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि आपको वीडियो बनाना चाहिए। तो ये बातें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मदद करना अपने आप में बहुत आवश्यक है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, ध्यान सुनना, कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, और जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। परेशान नहीं होना है, मदद करनी चाहिए हमेशा इंसानों की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ है कि जो जीवन रक्षा में प्रत्येक सेकंड महत्वपूर्ण है, ये थीम है इसकी। आप जानते होंगे सेनाएं जो हमारी होती हैं बहुत मेहनत से काम करती हैं, उनका जीवन, उनका एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत अच्छा आवश्यक होता है। तो अगर सैनिकों को अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर आता है ठीक ढंग से, तो सैनिकों की जान बच सकती है। इसीलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यानी कि यह उद्घाटन समारोह एम्स दिल्ली के ट्रामा सेंटर से जुड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने उनको क्या क्या प्रशिक्षित किया, अधिकारियों सैनिकों को, है ना। चलिए अब आप बताइए, 2 दिवसीय आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन यानी कि इमरजेंसी लाइफ सेविंग कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया, श्रीनगर में, लेह में, कारगिल जिला अस्पताल लद्दाख में, या फिर दिल्ली में। सिंपल सी बात है, कारगिल जो जिला अस्पताल होता है लद्दाख का, वहां पर इसका प्रशिक्षण दिया गया। आर्मी के हॉस्पिटल्स वगैरह बड़े अच्छे होते हैं ना, उसमें सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं, आपको पता होगा। चलिए, जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2025, इसके अंतर्गत क्या हुआ है, कई सारे ऐसे मामले थे जहां पर जो है पहली गलती करने पर सजा का प्रावधान होता था, कड़ी सजा या फिर कड़े मुआवजे का प्रावधान होता था। सरकार ने इसको चेंज किया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, पहली बार हम आपकी गलती को माफ करेंगे, चेतावनी देंगे। लेकिन भाई साहब दूसरी बात करी ना गलती, लपेटे में आ जाओगे भाई साहब। तो लेकिन अब इससे क्या होता था कि कई बार लोग जो है जाने अनजाने में जो है पकड़े जाते थे और दिक्कत होती थी। अब सरकार ने इसमें ढील दे दी है और कहा कि 75 ऐसे मामलों का चुनाव किया है जिसमें पहले सजा का प्रावधान था, कड़े सजा, और उसका अब उसको ढिलाई देते हुए कहा कि नहीं, इस बार हम वार्निंग देते हैं, अगली बार काम करोगे तो फिर पिटोगे तुम लोग, है नहीं। तो ये काम इस बार किया गया इसमें, इसी विधेयक में। क्या नाम है उसका, इसका नाम है जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2025। पीयूष गोयल जी जो कि आपके वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने ही जो है इस बिल को पेश किया है। इस विधेयक के तहत 76 मामलों में पहली बार गलती करने वालों को जेल या भारी दंड के बजाय केवल चेतावनी या सलाह दी जाएगी। अब इस पॉइंट को अगर देखें तो एक पॉइंट पे तो लगता है कि यार ये कौन सी बात हुई, इससे तो चीजें और गड़बड़ हो जाएंगी कि भैया पहले सजा का प्रावधान था, दंड का प्रावधान था, और अब तो छूट मिल गई है। तो ये तो गलती मामला बिगड़ भी सकता है। लेकिन दूसरे पॉइंट से देखा जाए, मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ठीक भी है अपने आप में, ना। कई बार इसमें फंस जाते थे लोग। वहीं छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए कैद की सजा को हटाकर मौद्रिक जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी, ठीक है। यानी कि वहां पर सजा नहीं बल्कि पैसे वगैरह का जुर्माना लगाया जाएगा अपने आप पे, ठीक है। दंड का ढांचा क्रमिक होगा, यानी पहली गलती पर हल्की कार्रवाई और दोहराने पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। पहली गलती कर दी, चलो ठीक है, चेतावनी भाई साहब, वार्निंग है आपके लिए। लेकिन अगर दूसरी गलती कर दी तुमने तो तुमको नहीं बख्शा जाएगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा। इसलिए वो मामले आप लोग इसको, इस जब प्रोविजन आएगा इसका डिटेल्स में, पीआरएस की वेबसाइट एक होती है पीआरएस, ठीक है, वहां पर सारे बिल्स की ओरिजिनल कॉपी, उसका जो है सारांश रूप में, समरी रूप में दोनों प्रेजेंट होता है, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
मैं एक दिन करा दूंगा इसको आपको। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि इसमें बार बार संशोधन करने की आवश्यकता इस बिल को नहीं होगी। 3 साल के बाद क्या होगा, 3 साल का इसमें लिमिट होगा। 3 साल के बाद क्या होगा, इसमें जो जुर्माने की राशि और जो दंड वगैरह का जो प्रावधान है वो बढ़ा दिया जाएगा, ताकि बार बार बिल में संशोधन ना करना पड़े। समय के साथ सिंपल सी बात है, चीजें बढ़ जाती हैं, आगे चली जाती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग 3 साल पे इसमें ऑटोमेटिक जो है संशोधन हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिल नहीं पेश करना पड़ेगा बार बार। जुर्माने और दंड में हर 3 साल में स्वतः 10% की वृद्धि होगी, यानी कि 3 साल पे जो जुर्माना होगा 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है। यह विधेयक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम 1994 यानी कि एनडीएमसी एक्ट, ठीक है, और मोटर वाहन अधिनियम 1988 में 67 संशोधन का प्रस्ताव लाता है, जिससे आम लोगों के जीवन में सहूलियत मिलेगी, यानी कि आसानी होगी उनको। ठीक है, चलिए। साथ ही चाय अधिनियम 1953, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009। भाई साहब, ये मामला हमको नहीं समझ में आ रहा, ये क्या है, ये कुछ मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पर, ये चीज इसको कट कर दीजिएगा, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 जैसे अधिनियम, जिन्हें पहले 2023 में आंशिक रूप से अपराध मुक्त किया गया था, को अब और अधिक उदार बनाने के लिए प्रस्तावित है इसमें। तो डिटेल्स में एक बार इस बिल को आप लोग पढ़ लीजिएगा, PRS की जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगा आपको ये बिल। चलिए बताइए अब आप लोग प्रश्न। जन विश्व कथन और कारण के आधार पर जो है दिया गया प्रश्न। कथन ए है कि जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत पहली बार गलती करने पर जेल या भारी दंड के बजाय केवल चेतावनी या सलाह दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इस विधेयक में यही प्रस्ताव पारित किया गया है। दूसरा, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, इस विधेयक का उद्देश्य छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध मुक्त करना और दंड निर्धारण को क्रमिक बनाना है, ताकि न्यायालयों पर बोझ कम हो सके। ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज और किया गया है कि जो संबंधित अधिकारी होंगे उनको दंड और सजा देने का प्रावधान किया गया है, उनको अथॉरिटी दे दी जाएगी, ताकि इससे क्या हो, जो न्यायालयों पर जो बोझ रहता है छोटे छोटे मामलों का, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये बिल निश्चित तौर पर एक दूरगामी साबित होगा, अपने आप पे मील का पत्थर साबित होगा। देखते हैं क्या इससे प्रावधान उसमें आगे डिटेल में जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप पूछा कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। और आर यानी कि ये जो आर कारण है, ये इसकी सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्न पीसीएस के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और आरओ में भी आते हैं। हालांकि इस बार फैक्चुअल प्रश्न आए थे, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है इन फ्यूचर, और इसकी तैयारी से आप पीसीएस की तैयारी तो कर ही पाएंगे, साथ साथ में आर की भी तैयारी कर पाएंगे, यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे और अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो डिटेल्स यहां पर दिया गया है। इसमें प्री प्लस मेंस का वीडियो लेक्चर आपका, उसके सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बायलिंगुअल प्लस क्या, प्लस इसमें जो है आपको मिल जाएगा जो है टेस्ट सीरीज प्री की, मेंस की, आपकी आंसर प्रैक्टिस, आपका क्विज, आपका मेंटरशिप गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और आगे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, पीसीएस 26 लेकर के आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अभी हाल ही में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी अपने आप में, है ना। तो अच्छी बात है। अच्छा, एक बात आप लोग बताओ कि क्या पीएम मोदी के भाषण को, स्पीच को आपने सुना था, नहीं सुना था? नहीं सुना था तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन सिविल सर्विस की कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, तो जो भी स्पीच हुआ करे ना, राष्ट्र के नाम संबोधन, चाहे राष्ट्रपति जी का रहा करे, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री का रहा करे या मन की बात रहा करे, उनको जरूर सुना करिए। वहां पर बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये बात, ये नहीं कि फालतू वाली बातें सुनो, फोन पर बतियाते जो हो ना रात भर, उससे काम नहीं चलने वाला भाई साहब। ठीक है, इससे काम चलेगा, जिससे कामयाबी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए, चटियाने पर दिल लगाइएगा तो दिल लगी बर्बाद हो जानी है। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को मंजूरी दे दी, जिसे पीएम मोदी ने भारत रोजगार योजना, जिसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का नाम दिया गया है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने जो है 15 अगस्त 2025 को लाल किला से अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान की थी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 12वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन था ये फैक्ट आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, नोट कर लो भाई साहब। ठीक है, योजना का लक्ष्य क्या है? साल में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना।
या सृजित करना, युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना और उन्हें सोशल सिक्योरिटी देना, यानी कि युवाओं में रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना और सामाजिक यानी कि सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाना, क्योंकि युवाओं के कंधे पर देश कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं उससे तो मामला बिगड़ जाएगा भाई साहब, ठीक है। इंस्टा खेलते रहते हैं ना, दिन में रील बनाते रहते हैं, क्या होगा। दूसरा, इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इसी योजना के अंतर्गत। योजना के प्रमुख भाग की अगर बात करते हैं तो पार्ट ए में एम्प्लॉयज के लिए क्या होगा, तो पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन स्वरूप जो है अधिकतम 15,000 तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। यह राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। जिनकी ग्रॉस सैलरी रुपया 1 लाख तक है वो इसके पात्र होंगे, क्या देखिएगा। दूसरा, पार्ट बी एम्प्लॉयर्स के लिए नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी यानी कि पहली बार नौकरी करने वाला या पुनः जोड़ने वाला पर 3,000 रुपए प्रति माह का इंसेंटिव दिया मिलेगा। यह प्रोत्साहन सामान्य तौर पर 2 साल तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल तक दिया जाएगा स्टार्टिंग के, ठीक है। लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी में बना रहे, तब नौकरी छोड़ देंगे तो लाभ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, पात्रता की शर्तें क्या है इसके साथ पात्रता शर्तें, तो जिन प्रतिष्ठानों यानी कि जिस एस्टेब्लिशमेंट में 50 से कम कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे। जिनमें 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे। तो तीसरा, ठीक है, एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट भी इस योजना के तहत शामिल होंगे और उन्हें अपने सभी कर्मचारियों को यूएएन खोलना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्या देखिएगा। अब आप बताइए प्रश्न कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी, जिसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का नाम दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसका लक्ष्य क्या है, युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देना और उन्हें सोशल सिक्योरिटी देना। बिल्कुल सही बात है। इस योजना का एक्चुअली में उद्देश्य यही है, ठीक है। निश्चित तौर पर इससे युवाओं में रोजगार की क्षमता बढ़ेगी और सोशल सिक्योरिटी की जो संकल्पना है वो क्या होगी, साकारित होगी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी। तो दोनों कथन सही हैं। कूट की सहायता से अगर सही उत्तर का चयन करेंगे तो 1 और 2 दोनों कथन कह जाएंगे आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 सेकेंड भाई साहब, नहीं गलत है। 1 जुलाई 2025 को नहीं होगा ना, ये तो हो जाएगा 15 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई है ना, तो गलत है, तो फिर तो सी हो जाएगा ना। लेकिन एक बात 1 मिनट रुको। मंजूरी कब दी थी, देखो थोड़ा सा हो गया। अच्छा, मंजूरी शायद 1 जुलाई को ही दी गई ना। हाँ ठीक है। मंजूरी जो है इसकी 1 जुलाई को ही 2025 को ही दिया गया था, ठीक है। बाकी जो है पीएम मोदी ने इसकी घोषणा 15 अगस्त को की है, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों कथन सही है। देखो ऐसे होता है कंफ्यूजन। उद्घोषणा की गई है 15 अगस्त के दिन, ठीक है, पीएम मोदी जी के द्वारा, लेकिन मंजूरी इसको मिल गई थी पहले ही, है ना, ठीक है। चलिए, ऐसे पॉइंट कई बार क्या होते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं, तो ध्यान दिया करिए आप लोग, है ना, एक पॉइंट को अच्छे तरीके से। सी इज द राइट आंसर, दोनों कथन सही हैं। डीप ओशन मिशन, मैंने इसके बारे में कई बार आपको बताया है, आप जानते होंगे। डीप ओशन मिशन 2021 में इसकी शुरुआत होती है। डीप ओशन मिशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके सी होते हैं, समुद्र होता है, इसमें जो है क्या क्या संसाधन मौजूद हैं इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी जो है क्या करना, प्राप्त करना। डीप ओशन मिशन, इसके गहराई तक जाना और यहां पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, यानी कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक मिशन और है, समुद्रयान के नाम से जानते हैं, जिसमें जो है पनडुब्बी 6000 के नाम से जो है आपने पढ़ा, उसको मैंने पढ़ाया था, जो कि इसमें क्या करेगी, खोजबीन करेगी अपने आप पे, है ना। तो ये डीप ओशन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले समय में रिसोर्सेस में को मौजूद करने में, और जलवायु परिवर्तन जैसे जो कारक है, अपने आप कारण है, उनको खत्म करने में एक बड़ा जो है ये क्रांतिकारी कदम होने वाला है। तो इस पर सरकार खासा ध्यान दे रही है। आप जानते होंगे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर 2021 को, कब, 7 सितंबर 2021 को भारत का डीप ओशन मिशन शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, गहरे समुद्र की सजीव और निर्जीव संपदा की खोज और सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना है। यानी इसके अंदर जो भी सजीव होंगे, भाई बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए बड़े लाभकारी होते हैं। ऐसे कौन कौन से प्लांट, यानी कि जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनका सबका पता लगाना कि भाई वो किस तरीके से हमारे लाइफ के लिए जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं। और इसके अलावा जो निर्जीव वस्तु हैं इसके अंदर, क्योंकि समुद्र अपने आप में अथाह है,
और इसके नीचे समझ लीजिए बहुत कुछ समाया हुआ है अपने आप पे। द्वारिका नगरी पूरी की पूरी समुद्र में समाई हुई है। आप जानते होंगे उसके लिए भी रिसर्च जारी है। मैं एक बार बताया था आपको कि भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी द्वारिका नगरी है वो समुद्र में जो है क्या कहते हैं समाहित है और उसके ऊपर रिसर्च खूब चल रही है। तो ऐसे रिसर्च करने पर निश्चित तौर पर जो एक बड़ा जो है फायदा देखने को मिलेगा। और ये मिशन जो है ब्लू इकोनॉमी, क्या है ब्लू इकोनॉमी, जरा मुझे कमेंट करके फट से बताओ व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, इसके क्या फायदे होते हैं, संसाधनों में कितनी वृद्धि इससे होती है और इससे क्या कुछ अन्य फायदे देखने को मिलते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी के ऊपर आप शॉर्ट नोट्स रेडी कर लीजिए। आपका पहला टास्क आज का क्या है, ब्लू इकोनॉमी के बारे में। टास्क नंबर 1, इसको क्या करना है, आपको रेडी करना है। ए भाई साहब, अगर आपने कॉपियां नहीं बनाई है दूठो तो बना लीजिएगा। 2 कॉपी में क्या काम करना है, 1 कॉपी में आपको मेरा होमवर्क नोट करना है जो मैं आपको डेली देता हूं। एक दूसरी कॉपी में आपको क्या काम करना है, जो वीडियो के अंत में जो मैं आपको मुख्य परीक्षा का निबंध और जो क्वेश्चन देता हूं पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, उसको आपको नोट करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये काम अगर लगातार करते रहेंगे, मैं बार बार कहता हूं, आप 15 दिन मेरा वीडियो देखिए और 15 दिन के बाद आप अपनी एनालिसिस कीजिए कि आपके अंदर कितनी ज्यादा जो है प्रोडक्टिविटी आ गई है। बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बस करके देखिए जितना मैं कहता हूं आपको। ठीक है, चलिए। इन गहराइयों की खोज जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकती हैं। अब चूंकि टर्मिनोलॉजी जलवायु परिवर्तन आ गया है, क्लाइमेट चेंज आ गया है, तो लगे हाथ जलवायु परिवर्तन क्या है और अपने आप में इससे क्या फायदा और नुकसान होता है, इसको याद कर लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन यानी कि मौसम में एक दीर्घकालिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है, कभी मौसम बदलता रहता है, टाइमली कुछ नहीं होता है। इसमें इतनी अथाह गर्मी होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इस बार तो फिर भी कम हुई, लास्ट ईयर तो बहुत गर्मी हुई थी, याद है आप लोग को, 2024 की गर्मी बहुत अथाह वाली थी। तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसी चीजों को आपको क्या करना है, याद करना है तरीके से। ठीक है ना, चलिए। इसी ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 30 के दशक को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, 2021 से 2030 तक के दशक को किसने, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक माना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बड़ा है, जरूरी इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा जो 9 तटीय राज्य और 1382 द्वीपों वाला भारत का अनूठा भूगोल उसे इस क्षेत्र में बढ़त देता है। हमारी सीमाएं, तटरेखाएं बहुत लंबी हैं। निश्चित तौर पर इससे एक बड़े क्रांतिकारी कदम के रूप में इसको हम डीप ओशन मिशन को देख सकते हैं। यही कहा है कि 2030 तक नए भारत के विजन में सरकार ने नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी को विकास के 10 प्रमुख आयामों में शामिल कर लिया है। तो ये बड़ा लक्ष्य है। मिशन के घटक की अगर बात करें तो गहरे समुद्र की जैव विविधता के अन्वेषण और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार, कि भाई हम वहां पर क्या करें, जैव विविधता का अन्वेषण करें, ठीक है, खोजबीन करें अपने में और उसको सुरक्षित करने के लिए प्रयास करें और क्या क्या अन्य तकनीकें हो सकती हैं, क्या नवाचार हो सकता है, उसके लिए प्रयास करें। गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और अन्वेषण, वहां पर अंदर जाएं समुद्र के और देखें कि क्या क्या वहां पर चीजें एनालाइज हम कर सकते हैं और क्या क्या चीजें अन्वेषित हम वहां पर कर सकते हैं। महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी, ये एक बड़ी बात है अपने आप पे, इस पर सरकार खूब काम कर रही है। और इजराइल के पास आप जानते होंगे कि सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करने की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप जानते होंगे समुद्र का पानी क्या है, खारा होता है और खारे पानी को जो है मृदु जल में यानी कि मीठे जल में, स्वीट जल में कन्वर्ट करना अपने आप में बड़ी टेक्नोलॉजी लगती है। ये टेक्नोलॉजी इजराइल के पास में है और इजराइल से हमने शायद लेने का हमारा जो है बात हो चुकी है। कब होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर हमने समुद्र पर ये एकाधिकार या अधिकार कर लिया कि उसके पानी को अगर हम ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर पाए, तो फिर जो बात विश्व युद्ध की कही जा रही है, तृतीय विश्व युद्ध की कही जा रही है पानी के लिए, ये जो लोग उद्घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, ये फिर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि समुद्र तो अथाह है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये करना अपने आप में, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बड़ी बात होगी अपने आप में, है ना। महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन, तो रिसर्च के लिए और बाकी कई चीजों के लिए महासागर जो है अपने आप में एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया है। समुद्रयान परियोजना अभी हमने आपको पढ़ाया ही, ठीक है, कि भारत ने डीप ओशन मिशन के अंतर्गत ही दरअसल समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है, मानव युक्त पनडुब्बी के माध्यम से गहरे समुद्र में अन्वेषण के अपने पहले घटक पर काम करना है।
इस परियोजना के अंतर्गत मत्स्य 6000 नामक एक स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जा रही है, जो 3 व्यक्तियों को समुद्र की सतह से 4000 मीटर नीचे तक गहराई तक ले जाने में सक्षम है। कि भाई हमें गहराई तक जाना है, सिर्फ हल्का सा गए नीचे पता नहीं चला है, नहीं, 6000 मीटर की गहराई तक जाना है। और मस्त 6000 इसका पनडुब्बी का नाम रखा गया है, क्योंकि ये 6000 मत्स्य यानी कि मछली के तरीके से पनडुब्बी का इस्तेमाल करेंगे। वो निंदर जाएगी और अन्वेषण करेगी कि भैया क्या क्या इसके नीचे मौजूद है। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप पे, देखते हैं इससे क्या कुछ फायदा होता है। तो समुद्रयान परियोजना के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर भी मैंने कई बार आपको कमेंट जो है करंट पढ़ाया इसके बारे में भी आप लोग को, ठीक है। चलिए अब इसी पर आपके सामने प्रश्न है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 7 सितंबर 2020 को भारत का डीप ओशन मिशन शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र की सजीव और निर्जीव संपदा की खोज और सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। यह कथन सही है? अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कहेंगे बिल्कुल सर कथन सही है, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है 2020 लिखा है, जबकि 2021 होगा, ठीक है। दूसरा, भारत ने डीप ओशन मिशन के अंतर्गत समुद्रयान परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य मानव युक्त पनडुब्बी के माध्यम से गहरे समुद्र में अन्वेषण के अपने पहले घटक के रूप में काम करना है। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये कथन सही है, यानी केवल 2 सही है, बी केवल सही है, ये रॉन्ग है अपने आप में, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए, टाटो 2 जल विद्युत परियोजना, यह भी चर्चाओं में रही है, ठीक है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार की जो आर्थिक मामलों की समिति हो, जिसको CCEA बोलते हैं, इनके द्वारा 8146.21 करोड़ रुपए के निवेश से इस जो है जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। ये अमाउंट याद रखिएगा, कई बार क्या होता है बड़ी परियोजनाओं में लगने वाला जो अमाउंट होता है वो पूछ लेता है, खासकर जब बजट पास किया जाता है तो उस बजट में जो प्रमुख योजनाएं होती हैं उनके बारे में अक्सर प्रश्न जो है पूछता है आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। क्षमता एवं तकनीकी विवरण की अगर बात करें तो स्थापित क्षमता इसकी कितनी है? 700 मेगावाट की है, यह भी याद रखिएगा। और इसे एक रन ऑफ रिवर परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। जलाशय क्षमता लगभग 56 मिलियन घन मीटर है और अनुमानित बिजली उत्पादन 2738.06 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष है अपने आप पे। तो ये बड़ी योजना है, लेकिन स्थान भी तो पता होना चाहिए भैया है कहां पर। यह योजना दरअसल अरुणाचल प्रदेश सरकार की है, यानी कि स्थान क्या इसका? सियोमी जिला। क्या? सियोमी जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित टाटो गांव सियोन नदी पर है। टाटो है, वैसे टाटो कहीं पे लिखा, टाटो लिख लीजिएगा, इसको टाटो कर लीजिएगा, टाटो, ठीक है। कार्यान्वयन जो है, जो एजेंसी है क्या है? NEEPCO, निपको है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त जो है ये क्या है अपने आप में उद्यम है अपने आप में, यानी कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से इसको किया जा रहा है इस पूरी परियोजना को। अब सियोम नदी या शियोमी नदी जिसको बोलेंगे, सियोम नदी के बारे में कुछ फैक्ट दे लेते हैं, ये चर्चाओं में है। सियोम नदी के ऊपर ही दरअसल ये बनेगा अपने आप में, है ना। तो स्थानीय उद्गम की बात करें तो सियोम नदी को योमगो नदी के नाम से भी जाना जाता है और पहाड़ जो है, हिमालय पहाड़ जो है इसका उद्गम है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले से होकर बहती है और इसका उद्गम हिमालय की पहाड़ियों से होता है। तो सियोमी नदी पर ये चीजें चल रही हैं, इसलिए सियोमी नदी आपके एग्जाम के लिए हो जाती है क्या? महत्वपूर्ण, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, टाटो द्वितीय या सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? सिंपल सी बात है, सियोम नदी पर। तो बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई साहब। अच्छा, जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब चूंकि ये करंट में है तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है आपके लिए, लेकिन साथ साथ में आप एक टास्क मैं आपको और देता हूं, जितनी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में आप लोग क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। जल विद्युत परियोजनाएं आज ही इसको क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में आज आप लोग क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा। ये भी मैं आपको देता हूं टास्क, प्रश्न पूछता है भाई साहब आपसे, ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, सियोम नदी पर बना है। अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? बहुत आसान सा है, लेकिन कई बार क्या होता है जल्दबाजी में आप गलत करके चले आते हैं, जैसे इस बार आपने आरोग्य पेपर में किया था। मैं चाहता हूं कि आसान प्रश्न की हैबिट अभी खूब पड़ जाए।
और अक्सर क्या होता है कि आसान प्रश्न गलत होते हैं क्योंकि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, अरे इतना आसान पूछ लिया आयोग ने, दुष्ट कहीं का, ऐसे कैसे पूछते रहता है। आप इतनी खुश हो जाते हैं कि मन एकदम से आपका गोलगप्पे से फूल जाता है, रसगुल्ले ऐसा, बस लगाना कुछ लगा चले आएंगे, बस फिर सर पे हाथ रखेंगे, अरे सर मैं तो दिमाग सर ऐसा नहीं सर ऐसा ऐसा था। नहीं करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे कि पीवाईक्यूज को लगाइए, टेस्ट सीरीज को लगाइए, ताकि चीजें आपके ध्यान में जाती रहें अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि आप समीक्षा अधिकारी का मेंस का बैच ले सकते हैं और अभी इस पे ऑफर आ गया है भाई साहब, यानी कि 25 अगस्त तक। ठीक है, ये 10 अगस्त को हटा दीजिए, 25 अगस्त तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको जो क्या होता है 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि इसकी फीस है 4500 और इस पे अगर आप कूपन कोड मेंस 1000 लिख के लगा देंगे तो 3500 में कोर्स आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको जो है जीएस को छोड़ते हुए बाकी हिंदी और एसए का वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स, कॉपी का चेक करना, इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स, ठीक है, उसके नोट्स और मेंटरशिप गाइडेंस और कॉपी चेक करने से लेकर के सारा फीडबैक आदि सबको दिया जाएगा। 3500 में इतना कुछ मिलेगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकेगी। तो इसके लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है मेंस का कि डीप ओशन मिशन क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर आप लोग लिखिएगा और अपनी जानकारी मुझे प्रेषित कीजिएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक यूं ही पढ़ते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।